ठीक है ना। आज टी संज्ञा भी करेंगे हम, टी संज्ञा, ठीक है ना। ये है हमारी टी संज्ञा, ठीक है ना। कौन सा सूत्र करता है टी संज्ञा? पहले तो मैं बता दूं टी संज्ञा किसकी होती है। एक बार बताऊंगा, एक बार में याद हो जाएगा। किसी शब्द का अंतिम स्वर टी संज्ञा का होता है, बात खत्म। जैसे मोहन, तो मोहन में अंतिम स्वर क्या, ना में अ है, तो इसकी टी संज्ञा। बस। अगर बाई चांस इसके आगे व्यंजन भी पड़ा हो, जैसे महत है, महत है, या मनस शब्द है, मनस, तो इसमें अंतिम स्वर क्या, हा में अ और ना में अ, और उसके आगे यदि व्यंजन पड़ा हो, जैसे अस है, अप है, तो फिर दोनों को लपेट देता है, फिर दोनों की टी संज्ञा है। बताइए, समझ में आया? आ गया समझ में? ठीक है ना। अब 21 स्टूडेंट देखो भाई, अब 21 स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं, पीछे 25 हो गए थे, यानी कि 4, एक ने तो चलो फोन किया है, 3 वैसे लापता हो गए। अब इनको कहाँ कहाँ से ढूंढे, बिना सूचना के क्लास छोड़ जाते हैं। अब ये नहीं पता इनको समझ में आएगा नहीं आएगा, कितना आएगा कितना नहीं है। इनका ये पता कौन से क्लास नहीं ज्वाइन की है। तो ये दूर हो जानी चाहिए ना अभी तक। हाँ, ये जैसे दूर हो जानी चाहिए। जैसे अभी सुचेत संधु से बात हुई मेरी, उन्होंने बताया कि मैंने 3 सिम बदल के देखे जी, अब मेरी सेट है बिल्कुल, ठीक है ना। तो ये तो काम करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, हमारी मजबूरी कोई नहीं पूछेगा, समझ रहे हो ना। आपकी मजबूरी कोई नहीं पूछेगा कि आपकी ये मजबूरी आ रही इसलिए आप जॉब नहीं लग पाए, और ये 10 15 20 साल की पढ़ाई सारी बेकार चली जाएगी। क्योंकि इस पढ़ाई से हम केवल और केवल जॉब के लिए पढ़े, हम तो काम के लिए तो हम पढ़े ही नहीं, समझ रहे हो ना। भाई हमारी डिग्री कोई ऐसी थोड़ी है कि हम इससे कोई कहीं होटल खोल लेंगे, कोई रेस्टोरेंट चलाएंगे, कोई वैज्ञानिक बन जाए, कोई हमारी तो केवल और केवल जॉब के लिए। संस्कृत में टीचर बन जाए तो बल्ले बल्ले, नहीं तो थल्ले थल्ले, ठीक है ना। तो इसमें में इतने 20 सालों की कमाई आप ऐसे व्यर्थ चली जाएगी तो बड़ा दुख होगा, ठीक है ना। चलिए, टी संज्ञा अंतिम स्वर, जैसे ह में अ, ना में, अगर बाई चांस उसके आगे हलंत व्यंजन पड़ा, फिर दोनों की टी संज्ञा होगी। सूत्र है इसका, अचो अंत्यादि टी, ये सूत्र है, अचो अंत्यादि टी। ये कहता अचाम मध्य यो अंत्य है, स आद्रियस्य तत्ती संज्ञा स्यात्, कि अचों के बीच में, जैसे ये मा में अ है, ना में अ है, तो अचों के बीच में जो अंतिम अच है, जैसे मोहन में 3 अच है, ओ अ, इन अचों के बीच में अचाम मध्य यो अंत्य, जो अंत्य अंत में है, स आद्रिय से, अगर वो बाई चांस किसी के आदि में भी है, या तो आदि में क्या होगा, इस लॉजिक को समझिए। अब जैसे मैं कह देता हूं कि कोई अंतिम स्वर यदि वो किसी के आदि में पड़ा, तो मोहन है, जैसे अब मोहन में अंतिम स्वर ना में अ है, अगर वो आदि में है तो इसके आगे अगला स्वर थोड़ी मिलेगा। क्योंकि आगे स्वर हो तो फिर उस अंतिम की नहीं कर देगा वो टी संज्ञा, तो इसका मतलब आगे जरूर व्यंजन मिलेगा, तभी वो अंतिम स्वर किसी के आदि में हो सकता है। अब पता नहीं आप समझे नहीं समझे इस चीज को। तो अंतिम स्वर और उसके आगे यदि हलंत पड़ा तो दोनों की टी संज्ञा वो करता है। मोहन में अ की टी संज्ञा होगी, ये अचो अंत्यादि टी, ठीक ना। जैसे सक जमा अंधु, या करक जमा अंधु, या जैसे मनस जमा ईशा, ठीक है ना, या पतत जमा अंजलि। बताइए इसमें टी संज्ञा किसकी है? सक में टी संज्ञा किसकी है? सक में टी संज्ञा किसकी है? क में अ, वेरी गुड, क में अ, करक में अ, मनस में अस की टी संज्ञा, पतत में अत की टी संज्ञा, ठीक ना।
तो इन की टी संज्ञा। अब आगे एक वार्तिक है, यहां से सबको दिख रहा होगा, यहां लिख देता हूं। आगे वार्तिक है कि स्कंदवादिषु स्कंदवादिषु पररूपम वाच्यम। ये कहता कि जो स्कंदवादी शब्द हैं, स्कंदवादिषु, स्कंदवादी जो शब्द है, ये जो स्कंदवादी शब्द है, इनमें जो जिसकी टी संज्ञा उसको पर रूप कर दो, उसको पर में मिला दो। तो जैसे शक है, इसमें क में अ की टी संज्ञा है, तो इस अ को इसी में मिला दो, इसमें मिला दो, खत्म कर दो इस अ को, इसमें मिला दो, तो ये क और आधा रह जाए, फिर ये क इसमें मिलके सकंदो बना दे। ठीक है, समझे नहीं समझे आप? ऐसे मनीषा में बनाओ, किसकी होगी टी संज्ञा? हेलो, हाँ जी, क्या हुआ? एक बार दोबारा ट्राई करो। नहीं, आप ज्वाइन करके आओ और मुझे बोल के बताना एक बार वहां पे। ठीक ठीक है, होगा। ठीक, हाँ ठीक है, करो एक बार लेफ्ट करके ट्राई करो। चलिए भाई, आपको समझ में आ रहा है? अच्छा, आप जैसे है ना, पतत में किसकी टीचिंग है कि आपने अथ की कर दी? अथ की करती ना, पतत में, पतत। अथ की होगी, और अथ, अथ को आगे पर रूप में मिला दो, अ में मिला दो, तो खत्म कर दो इसको, पतंजलि बन जाएगा, मनीषा बन जाएगा, करकंधु बन जाएगा, सकंधु बन जाएगा। कुछ समझे आप? या हूँ वैसे बोल रहे हो? समझ में आ रहा? हाँ नहीं हाँ, आगे भी ऐसे ही होगा, चिंता मत करो। तो चलो लिखो एक शब्द, सारंग। लिखो भाई, लिख लिया? तो सारंग का संधिच्छेद क्या किया आपने? सारजमांग। वैसे देखा जाए तो दीर्घ होना चाहिए, मिलके सारांग बनना चाहिए, पर सारांग नहीं बना, इसका मतलब पक्का इसमें टी संज्ञा करके पर रूप कर रखा है। सार के र में अ की टी संज्ञा करके पर रूप कर दिया, तो इसलिए अ उसमें मिला सारंग। कुछ समझ में आया? आया समझ में? आगे लिखो, आगे लिखो, अपंग। अप जमा अंग। लिख लिया? ठीक है ना? हाँ, तो ये अपांग बनना चाहिए था, मिलके दीर्घ बनना चाहिए था, पर नहीं बना। क्या दिक्कत हुई बताओ? इसमें जरूर है। क्या है? किसमें नहीं हो गई? एक मिनट, जैसे ये अपंग है, तो अप जमा अंग है, तो यहाँ पर प में अ की टी संज्ञा हो गई, रो उसमें मिल गया, तो अपंग बन गया। अगर हाँ, अगर इसमें दीर्घ, हाँ
हाँ, अरे जैसे ये यहाँ पर कितने अच है, इसमें कितने स्वर है? एक तो आ रहा, एक प में आ रहा, दो है ना। और क्या, हलंत कहाँ से आएगा ये? तो इस इन के बीच में, इन इन दोनों के बीच में जो अंतिम है, ये अंतिम है, तो उसकी हो गई। क्लियर हुआ कुछ? ठीक है, चलो आज इतना ही करवा रहा हूँ, पर्याप्त है इतना। बिल्कुल, और जब अपांग दीर्घ संधि का बनेगा ना, तो उसका अर्थ अलग चला जाएगा। अपांग का अर्थ होता है नेत्र प्रांत भाग, जो भौहें होती है ना, आंखों के चारों तरफ का हिस्सा होता है, इसको अपांग बोलते हैं। वो अलग अर्थ देगा अगर दीर्घ करोगे, और पर रूप करोगे तो होगा।